बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12 की जो जियोग्राफी की पुस्तक है, भूगोल की जो पुस्तक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आए हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैप्टर से संबंधित कोई भी अगर आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। आज के अपने इस वीडियो का टाइटल है मानव भूगोल, प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा आर्थिक भूगोल का उपयोग नहीं है। तो यहाँ 4 उपयोग दिए गए हैं, उनमें सैन्य भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र उपक्षेत्र नहीं है। मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो वो हैं रेटजेल। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध किससे है? तो ये है सामाजिक कल्याण से। फिर हम दूसरी साइड में चलते हैं। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र आपको बताने हैं। तो एक तो है निर्वाचन भूगोल, दूसरा है सैन्य भूगोल। ये सैन्य भूगोल जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ये किसका है? राजनीतिक भूगोल का। फिर है आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया है? तो उस सिद्धांत का नाम है मार्क्स का सिद्धांत। रेंटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको बतानी है। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन होता है। मानव भूगोल के ये जनक माने जाते हैं। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा देनी है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। मानव परिसंचरण की धमनियों की तुलना जो है वो किससे की गई है? तो ये सड़कों और जलमार्गों के जाल से इसकी तुलना की गई है। पॉल विडोल डी ला ब्लांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको बतानी है। तो इन्होंने परिभाषा दी है, मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान है। फिर हम बात करते हैं मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी तीनों मानव भूगोल के उपागम है। मानव भूगोल में किसके अध्ययन पर बल दिया गया है? तो ये प्रकृति और मानव दोनों के अध्ययन पर बल देता है। ऐतिहासिक भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र माना गया है। 1970 के दशक में किस विचारधारा का उदय नहीं हुआ था? तो उसमें हम बात करें तो आधुनिकवाद का उदय 1970 में नहीं हुआ था। बाकी तीनों विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, शहरों में चौराहे पर यातायात नियंत्रक बलिया कौन सी विचारधारा से संबंधित हैं? तो ये नव निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित आपको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है।
पर्यावरणीय विचारधारा किसको कहते हैं? आधुनिक अव्यवस्थाओं में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। संभववाद क्या है और इसके जनक कौन है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। मानव सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। इससे प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसे ही संभववाद का नाम दिया जाता है। अब इसके जनक पूछा है, तो इसके जो जनक हैं वो हैं पॉल विडाल डी ला ब्लांस। ये संभववाद के जनक हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नव निश्चयवाद क्या है? यह संकल्पना जो है ये किसने प्रस्तुत की है? तो नव निश्चयवाद के अनुसार नए पर्यावरणीय निश्चयवाद की दशा है। मतलब ये जो है ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की भी दशा नहीं है और न ही संभववाद की दशा है, बल्कि इसका अर्थ है प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह संकल्पना ग्रिफिन टेलर के द्वारा दी गई है। सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल और तीसरा है सांस्कृतिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के भी 3 उपक्षेत्र बताने हैं, तो वो हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल। फिर हम बात करें 1970 के दशक में मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ था। 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय होता है। ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो 2 विचारों मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों को एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है या फिर इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष शामिल होते हैं। तो अपना आज का जो ये वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि से संबंधित इस टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।